स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल के 5 मार्च के सभी शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए। यहाँ पे ये आपके 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। और आप लोगों को बता दें, ये जो पीडीएफ होता है और साथ में जो क्वेश्चन रह जाते हैं, जो थर्ड शिफ्ट के होते हैं, जो नहीं मिल पाते हैं किन्हीं कारणवश, उनको हम बाद में पीडीएफ में कंपाइलेशन के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये पीडीएफ साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में हम आपको एक टिप भी देने वाले हैं, तो उसको जरूर देख के जाइएगा। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 21 किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। तो 86वां संविधान अधिनियम 2002 के तहत इसको पेश किया गया था। अगला था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो भारी उद्योग को बढ़ावा देना, यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। शर्करा में अल्कोहल मिलने पर कौन सी प्रक्रिया होती है। तो जो किण्वन होता है, ये शर्करा में जब अल्कोहल मिलता है तो ये प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न था वेग का सूत्र क्या होता है। तो वेग का जो सूत्र होता है वो वेग यानी कि b इज इक्वल टू डी अपॉन टी जो होता है, वेग इज इक्वल टू विस्थापन अपॉन समय जो होता है, ये वेग का सूत्र होता है। बैसाखी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो पंजाब का जो त्यौहार है ये आपका बैसाखी होता है। अगला आता है दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है। तो दो नदियों के जो बीच की भूमि होती है वो दोआब होती है। और वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ये परिभाषा आपकी पूछी गई थी। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के साथ आपसी जुड़ाव जो होता है, ये इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। आर्थिक सुधार नीति कब लागू की गई। तो 24 जुलाई 1991 को आपकी आर्थिक सुधार नीति लागू की गई। राजकीय नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग 4 में ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट आपकी 5 तरीके की रिट ये जारी करता है। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के तहत चलाई गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम जो था 1858 का, उसी के तहत 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार चलाई गई थी। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं ये आपके 8 होते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृति मंत्रालय के अनुसार देखें तो वो 9 मानता है। और 9वां किसको मानता है। तो वो 6 को मानता है। 1907 में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने जनवरी के स्टटगार्ड में ध्वज, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है, उसे फहराया था। तो मैडम बीकाजी कामा के द्वारा ये कार्य किया गया था 1907 के जर्मनी के स्टटगार्ड में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था मुगल सम्राट का अंतिम मुगल सम्राट था, मतलब मुगल साम्राज्य का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो कौन था। तो बहादुर शाह जफर। राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं। तो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं वो आपकी 250 सीटें होती हैं। और राज्यसभा किसके तहत आता है। तो अनुच्छेद 80 के तहत ये आपकी राज्यसभा आती है। संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था। तो गुप्त साम्राज्य जो है ये आपके संगम युग के दौरान सत्ता में नहीं था। शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। युद्ध अभ्यास से संबंधित हम आपको एक मॉर्निंग में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। युद्ध अभ्यास देखे जा रहे हैं कि कल भी आपका पूछा गया था और आज भी पूछे गए हैं। अब संभावना बन रही है कि युद्ध अभ्यास आगे भी पूछे जाएं। तो 30 से 35 प्रश्न होंगे, हम उसको कवर करा देंगे। आप लोगों को मॉर्निंग में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे भी जिनका है तो जरूर देख के जाएं। वहाँ से आपका एक प्रश्न पक्का बन जाएगा। 1 से 2 प्रश्न ऑपरेशंस और युद्ध अभ्यास ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो 2 प्रश्न हम आपके वहाँ से कन्फर्म करा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सामाजिक कल्याण निर्देश प्रिंसिपल किसके तहत आते हैं। तो जो गांधीवादी सिद्धांत होता है इसी में सामाजिक कल्याण है। अब गांधीवादी अनुच्छेद देख लेते हैं। तो गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़े ये आपके अनुच्छेद होते हैं। एक तो आपका अनुच्छेद 40 होता है पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 भी सरकारी उद्योग सहकारी उद्योग। और अनुच्छेद 46 क्या है, SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास जो होता है वो अनुच्छेद 46 के तहत। और अनुच्छेद 47 में नशीले पदार्थों का निषेध होना चाहिए। और अनुच्छेद 48 के तहत गौ हत्या पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो ये आपके गांधीवादी सिद्धांत के अनुच्छेद थे, ये आपको याद रखना है। अगला आता है किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो बेंगलोर जो है ये सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति कब बनी थी। तो ये 2007 25 जुलाई को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये आपकी राष्ट्रपति बनी थी। वर्तमान समय में कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उससे पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद।
गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घग्गर और तीस्ता के बीच जो है गंगा का मैदान ये फैला हुआ है। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात जो है वो सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है। कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी? तो राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। गांधी इरविन समझौते को किस और रूप में जानते हैं? तो दिल्ली समझौते के रूप में भी गांधी इरविन पैक्ट को जाना जाता है। सागा दावा किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिक्किम का जो त्यौहार है ये आपका सागा दावा है। तुलसी जी की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका जो है ये आपकी तुलसी जी की रचना है। अगला प्रश्न आता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा दिया था वो दयानंद सरस्वती के द्वारा ये नारा आपका दिया गया था कि वेदों की ओर लौटो। सितंबर 2024 में लोकतंत्र की 7वीं वर्षगांठ किस देश ने मनाई? तो फिनलैंड के द्वारा जो लोकतंत्र की वर्षगांठ थी तो ये 7वीं वर्षगांठ जो है ये फिनलैंड के द्वारा मनाई गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था एथलीट तेजस सेवनी 13.08 सेकंड में रिकॉर्ड किसमें कायम किया? तो जो 100 मीटर हडल रेस होती है यानी कि बाधा रेस होती है उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था 13.08 सेकंड का। अगला आता है हुक का नियम किससे संबंधित है? तो हुक का नियम जो होता है वो तनाव सीधे खिंचाव के अनुपात में होता है जब तक कि वो लोच सीमा पार ना कर ले, ये आपका हुक का नियम होता है। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो विजया किशोर राहटकर जो है ये महिला आयोग की अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में था? तो ये देख लीजिए, ये फिर से रिपीट हो गया प्रश्न आपका, मतलब मैंने रिपीट नहीं किया टाइपिंग में, ये आपका वहीं पूछा गया था। तो ये दूसरी शिफ्ट का प्रश्न था। पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, लेकिन अगली शिफ्ट में पूछ लिया गया कि भारी उद्योग किस पंचवर्षीय योजना का संबंधित है? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधित है। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जो है ये चौथी अनुसूची ये आपकी संबंधित है। और एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? यह प्रक्रिया जिसमें ना तो ऊष्म का आदान प्रदान और ना ही निष्कासन होता है, इसी को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। 1857 की क्रांति में लुधियाना से किसने नेतृत्व किया था? तो निहाल सिंह उर्फ बाबा महाराज सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आरबीआई के अक्टूबर तक गवर्नर कौन थे? तो शक्तिकांत दास जो थे वो अक्टूबर तक गवर्नर थे। 95वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजाति से आपका ये 95वां संविधान संशोधन है। जो अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है ये इसी से संबंधित है। रबी फसल की बुआई, तो जो रबी फसल की बुआई होती है वो अक्टूबर से दिसंबर तक ये रबी फसल की बुआई होती है। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख कार्य क्या था? तो कृषि और जो पशुपालन था, जो कृषि और पशुपालन ये आपका हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कार्य थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपका आरटीजीएस के बारे में और नेफ्ट के बारे में पूछा गया था। तो उसमें कुछ स्टेटमेंट टाइप थे, अब ये कंफर्म नहीं हुआ किसके बारे में, लेकिन आरटीजीएस और नेफ्ट उसमें था। तो मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करा देता हूँ ये आरटीजीएस और नेफ्ट होते क्या है। तो आरटीजीएस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये आपका आरटीजीएस होता है। अब आरटीजीएस की विशेषताएं देखते हैं। तो हम आरटीजीएस के जरिए एक व्यक्ति को भारत के भीतर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भेज सकते हैं। आरटीजीएस भारत में फंड ट्रांसफर का सबसे तेज और संरक्षित इंस्ट्रूमेंट होता है। आरटीजीएस के जरिए न्यूनतम 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। मतलब आरटीजीएस में जो ट्रांजैक्शन होगा आपका वो न्यूनतम जो है वो 2 लाख रुपए होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आपको आने वाले शिफ्टों में जरूर देखने को मिल सकता है कि आरटीजीएस में न्यूनतम ट्रांजैक्शन कितना होता है। तो 2 लाख होता है और हाईएस्ट कितना, जितना भी आप भेजना चाहें। इसके बाद आपका नेफ्ट आ जाता है। नेफ्ट क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आपका नेफ्ट होता है। नेफ्ट 365 दिन 24/4/7 काम करता है। नेफ्ट के जरिए एक बैंक से दूसरे जरिए हम शाखा में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन नेफ्ट ट्रांजैक्शन की कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं है। मतलब कितना भी इसमें डाल सकते हैं, न्यूनतम कितना भी डाल सकते हैं और अधिकतम भी कितना, लेकिन उसमें आरटीजीएस में एक बाउंडेशन है कि 2 लाख से कम का पेमेंट नहीं डाल सकते हैं, 2 लाख से ऊपर होना चाहिए पेमेंट। ये आरटीजीएस की बाउंडेशन होती है। तो ये आपके प्रश्न पूछे गए थे। और बाकी मैथ में अगर देखें तो CISI से सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं और बॉडमास रूल से भी 1-2 प्रश्न बन रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन इजी आ रहे हैं, बाकी 1-2 प्रश्न जो है वो बॉडमास से अच्छे बन रहे हैं। और CI का जो प्रश्न है थोड़ा कैलकुलेटिव बन रहा है। और रीजनिंग में अगर हम बात करें तो पजल से आपके जो पजल समझ लीजिए उसको सिटिंग अरेंजमेंट ही मानिए, जो नॉर्थ से साउथ
ऐसे उत्तर की तरफ मुख करके जो बन रहे हैं, इनसे 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना है, जिससे टाइम टेकिंग कम हो, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा ले लेंगे तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, आप पेपर सही से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका ओवरऑल रिव्यू था। और आप लोगों को हम बता दें कि जीएस में आप लोग तुक्का ना लगाएं प्लीज़, क्योंकि जीएस एक अच्छे लेवल का आ रहा है। करंट अफेयर आपको पता ही होगा, 12 से 16 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो बहुत अच्छे लेवल की जीएस आ रही है। और अगर कोई सरल बता रहा है तो उसके बहकावे में ना आए। जीएस एक अच्छे लेवल की पूछी जा रही है, तो तुक्कों से बचें। जितने आते हैं उतने 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट दे के आएँ। हाँ, अगर डाउट है 50-50 है तो उस पर आप चांस ले सकते हैं। बाकी मेरी तो सजेशन यही होगा कि जीएस एक अच्छे लेवल की आ रही है तो उसमें तुक्का ना लगाएं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।